नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेश कुमार और आप हमारे साथ हैं। आज हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि क्या बांग्लादेश को चाइना प्रेम के कारण आज उस पे जो 35% का एक्स्ट्रा जो टैरिफ लग गया है अमेरिका के ओर से, वो आज हम जानेंगे उसके क्या है मायने और यह कैसे हुआ और आगे और कितना नुकसान हो सकता है। दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं कि बांग्लादेश जो कि भारत से पूरब की ओर पड़ता है और वहीं पे एक देश है जो कि भारत से ही आज़ादी के टाइम 1947 में वह अलग हुआ था। अब अलग होने का जो कारण था वह कारण ये था कि अंग्रेज जब भारत में आए थे तो यहाँ के जो मुसलमान थे, उसके बाद जब अंग्रेज जाने लगे 1947 ईस्वी में, तो यहाँ के जो मुसलमान थे तो उन लोगों ने डिमांड की कि आपने सत्ता हमसे ली है तो आप सत्ता हम ही को सौंप कर जाइए। ये बात सुनने और बोलने में तो सही लगती है, लेकिन इस बात के और क्या मायने हैं जरा हम पीछे जाकर देखेंगे तो समझ में आएगा। तो हमें ये बात समझ में आती है कि जो मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि एक अंग्रेजों के द्वारा पाकिस्तान की ओर से पाकिस्तान को मांगने के लिए जब खड़ा किया गया कि तुम पाकिस्तान मांगो, इसमें जो सबसे मेन जो रोल निभाया वह अंग्रेजों ने निभाया। और अंग्रेजों का पोपट बन के हम सभी लोग जानते हैं कि एक साइड भारत की ओर एक पोपट खड़ा किया और एक साइड पाकिस्तान की ओर से एक प्रकार के जो पोपट थे वहां पे खड़ा किया गया। अब इससे मतलब ये हुआ कि मोहम्मद अली जिन्ना का जो एक ही सपना था कि हमको अब भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना था। हम बता दें कि मोहम्मद अली जिन्ना के पिताजी माताजी सारे के सारे ये हिंदू थे और उन्होंने ही ये जब स्टार्टिंग हुआ यहाँ पर संघर्ष आज़ादी के, तो उन्हें राजा बनने का शौक चढ़ा। जैसे हमारे यहाँ भी जो थे उनका भी शौक प्रधानमंत्री बनने का था। उनको भी अंग्रेजों ने ख्वाब दिखा दिया कि एक ही प्रधानमंत्री कैसे होगा, तुम भी प्रधानमंत्री बनोगे। तो लोग बताते हैं कि आज़ादी जब 47 में, उसके कुछ ही साल पहले मोहम्मद अली जिन्ना इस्लाम धर्म कबूल किए थे। क्योंकि वह इसमें आ गए थे तो ये चीज को लेकर अब आज़ादी में संघर्ष शुरू हो गई। तो जब डिवाइड किया गया भारत को, तो पाकिस्तान को दो पार्टों में डिवाइड किया गया। एक पार्ट जो भारत के पूरब की ओर और दूसरा पार्ट जो भारत से पश्चिम की ओर। भारत के पश्चिम और पूरब में क्यों बांटा गया, तो इसका मेन कारण ये था कि आप अगर भारत को सही तरीका से देखिएगा तो ऊपर और नीचे वाला एरिया में इन दोनों को बैठा दिया गया, पूरब और पश्चिम में, और बीच से, भारत के बीच से रास्ता का मांग किया गया कि हमको भारत के बीच से रास्ता चाहिए ताकि हम पश्चिमी पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान जा सकें। और क्या मांग थी और डिमांड ये थी कि जब हमको रास्ता मिले भारत के बीच से, तो जो भारत के जो बीच से जो रास्ता जाएगा और उसके बगल बगल में जो जितने भी शहर बसाए जाएंगे वे सारे के सारे मुसलमान के ही शहर होने चाहिए। और इसका साथ पूर्ण रूपेण हमारे यहाँ के महात्मा गांधी जो नाम से हैं, उन्होंने उसका पूरा समर्थन दिया था। अगर नाथूराम गॉडसे उस टाइम नहीं अपना काम करने में सक्षम होते तो उस टाइम बिल्कुल इस देश का बंटाधार होने को तैयार था। फिर जब पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान के लोग पश्चिमी पाकिस्तान की बात नहीं मानते हैं, जब नहीं मानते हैं तो उनके ऊपर उन्होंने एक प्रकार से उनको डिसिप्लिन में लाने के लिए या बोले कि अपनी बात मनवाने के लिए कुछ कार्रवाई स्टार्ट करते हैं। तो इन्होंने, क्योंकि सारे के सारे जो फौजी जो जनरल थे वह पश्चिमी पाकिस्तान चले गए थे, उसको हेड क्वार्टर पश्चिमी पाकिस्तान को ही बनाया गया था। और वहाँ ये बंगाली लोग, जो बंगाली मुसलमान हुआ करता था, याद रखिएगा आज़ादी में जो अलग देश का मांग भी उठा था तो वह बंगाल वाला ही मुसलमान मांग स्टार्ट किया था, जो कि आज बांग्लादेश के नाम से हम जानते हैं। अब इस कंडीशन में जब बांग्लादेशियों को जो मार पड़ने लगी पश्चिमी पाकिस्तान से, तो ये कायर तो होते ही हैं, क्योंकि अगर ये कुछ बोलते हैं, आप झुक गए तो इस पे आप पे और चढ़ने लगेंगे। लेकिन आप जब टाइट होइएगा तो इन मुसलमानों जो अभी भी बांग्लादेश में हैं, पाकिस्तान में हैं, तो ये सब तुरंत दुबक के भागने लगते हैं। तो उसी प्रकार से सारे के सारे
जितने भी ये बंगाली मुसलमान था वह भाग भाग कर भारत के अंदर आने लगा। भारत के अंदर उस टाइम इकोनॉमिकली कंडीशन इस प्रकार का नहीं था कि भारत को और एक्स्ट्रा लोड लिया जाए। उनको देश मिल गया, लैंड मिल गया, उनको जिहाद करके भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना था, तो वह तो एक बहाना मिल गया। वहाँ पर जितनी भी हत्या हो रही थी वह जो बांग्लादेश के अंदर आज के वहाँ के जो हिंदुओं थी उनको ज़्यादा प्रताड़ना की जा रही थी, उनके साथ रेप किया जा रहा था, उनको मारा जा रहा था। और भाग के आ कौन रहा था? वहाँ के सारे मुसलमान। अत्याचार हो रहा था बांग्लादेश के हिंदुओं पर, भाग रहा था बांग्लादेश के मुसलमान। इसका मतलब साफ था कि वहाँ पे कोई मुसलमानों के खिलाफ उतना एथनिसिटी कर नहीं रहा था, लेकिन क्योंकि एक बहाना मिल गया था और भारत में आ जाना बहुत आसान था। इंदिरा गांधी की सरकार हुआ करती थी अपने यहाँ, कुछ सहूलियत उधर से भी आ रहा था। तो ये सारी सिचुएशन को देखते हुए उनको एक अच्छा मौका मिला कि अपना तो लैंड जिहाद करके एक देश अलग बनवा ही लिए, अब भारत के अंदर और लैंड जिहाद करने के लिए हमको और सारे काम को करना चाहिए। आज पूर्वी पाकिस्तान, जो एक टाइम के पश्चिमी जब पाकिस्तान थे, उन्होंने जब बलात्कार किए बांग्लादेश के महिलाओं को, तो वो एक पश्चिमी पाकिस्तान के जो लोग थे वह कहते थे कि हम इन बंगालियों का नस्ल बदल देंगे। तो आज कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल दिखाई पड़ने लगी कि हाँ, नस्ल तो पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को बिल्कुल बदल दिया। अब उसी के तर्ज पे हमें दिखाई पड़ रहा है कि जो शेख हसीना थी वह पहले वहाँ के प्रधानमंत्री थी, लेकिन क्योंकि सेंट आइलैंड चाहिए था अमेरिका को, वहाँ भी उसको कुछ ना कुछ अपना फायदा दिखाई पड़ रहा था। दूसरी साइड पाकिस्तान भी बहुत दिनों से खड़ खाए हुए था, तो दोनों मिलकर और वहाँ के जो जिहादी मुसलमान थे जिनका नस्ल बदला जा चुका था पश्चिमी पाकिस्तान के मुसलमानों के द्वारा, अब वे भी नस्ल पूरी तरीक़ा से तैयार हो चुके थे, तो उन्होंने दंगा करना स्टार्ट कर दिया। अब दंगा करना स्टार्ट कर दिया तो शेख हसीना को रातों रात वहाँ से भागना पड़ा। अब वहाँ से जब भागना पड़ा तो भाग कर कहाँ आएंगे? भारत में ही शरण लेंगे। तो अभी भी शेख हसीना भारत में ही हैं। उसके बाद यूरोपियन कंट्री अमेरिका के द्वारा जो कोविड ऑपरेशन किया गया, तो अपने यहाँ जो एक एजेंट को रखे हुए थे, उस एजेंट को बैठा दिया जाता है बांग्लादेश के अंदर। अब बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना के बदले जो आए उनको अब जो था वह मोहम्मद यूनुस को बैठाया जाता है। और अब मोहम्मद यूनुस से जो अमेरिका का काम पहले अधूरा बचा हुआ था, अब वह कहीं ना कहीं पूरा करवाना था। तो पूरा करने के लिए और क्या चीज़ करना होगा? तो पूरा करने के लिए पहले सगर सेंट आइलैंड उन लोगों को चाहिए जहाँ की एक क्रिश्चियन आबादी बैठाया जा सके। तो उसके लिए सबसे पहले बांग्लादेश के और जितने भी लोग प्रेजेंट थे उनका वहाँ की जो जनता है उससे विश्वास में लेना पड़ेगा। तो विश्वास में लेने के लिए अब वहाँ पे चाल चलना स्टार्ट कर दिया गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि मोहम्मद यूनुस तो अब वहाँ चले गए, लेकिन एक और समस्या आ गई। वह समस्या आ गई बकर जवान। अभी वहाँ के जो आर्मी हैं या जो हम बोल दें कि जो सैनिक हैं, सैनिकों का चीफ बकर जवान, तो अब आर्मी के जो चीफ हैं, क्योंकि सारे अभी जो बल हैं वह बेशक एक अंतरिम सरकार के रूप में मोहम्मद यूनुस को बैठाया गया है, लेकिन पावर तो सारे बकर जवान के पास हैं। तो बकर जवान को भी हटाने के लिए बीच में बहुत सारी चालें चली गई, लेकिन मोहम्मद यूनुस और अमेरिका कहीं ना कहीं उसमें असफल रहे। और उसके बाद हम बीच में देखते हैं कि मोहम्मद यूनुस अब अमेरिका को हाथ छोड़ते हुए, क्योंकि अब अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री हो जाती है और डोनाल्ड ट्रंप अब अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले लेते हैं। तो जो एजेंडा बाइडेन सरकार की थी, अब वह एजेंडा चेंज हो चुकी। जब एजेंडा अगर अमेरिका का चेंज हो चुका, तो बांग्लादेश जिस काम के लिए मोहम्मद यूनुस बैठे कि उस देश को पूरी तरीक़ा से जिहादी देश बना देना है, तो अब उनको एक और देश पे दिखाई पड़ी। कौन दिखाई पड़ा? वह देश पड़ा दिखाई चाइना दिखने का मतलब ये था कि वह जानता था कि अमेरिका के अपोजिशन में कोई खड़ा है तो वह चाइना खड़ा है, और चाइना
हम जानते हैं कि चाइना का जो मेन मकसद है पूरे विश्व को अपने जो ट्रैप है, लोन देके उसको ट्रैप में फंसाना, उसके बाद वहाँ के जो भी इकोनॉमिकली सिचुएशन है या बहुत ही ज़्यादा लोकेशन पे जो स्थान है जियो पॉलिटिक्स के नज़रिया से, उसको वह हथियार लेना चाहता है और वही वह करते रहता है। तो मोहम्मद यूनुस चीन जाते हैं और चीन जाकर बताते हैं कि हम भारत के जो 7 स्टेट हैं हम उसके गार्जियन हैं, या यूँ बोले कि हम जो बंगाल की खाड़ी है हम उसके गार्जियन बन बैठे हैं। अब गार्जियन बन बैठे हैं तो हम जैसे चाहेंगे वैसे होगा, लेकिन बगल में कौन पड़ता है? बगल में भारत पड़ता है। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट ये है कि बांग्लादेश मुख्य रूप से 2 देशों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। एक देश जो भारत है जिसका बॉर्डर सबसे लंबा है, और दूसरा देश म्यांमार है। और अभी जो म्यांमार है वहाँ रखाइन जो एक जगह है म्यांमार बॉर्डर पे, वहाँ पे ऑलरेडी बांग्लादेश के आर्मी और जो रोहिंग्या मुसलमान को बांग्लादेश के अंदर रखे हुए हैं, और क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि म्यांमार के अंदर बौद्धिस्ट लोग होते हैं, तो एक अराकान जो आर्मी है और रोहिंग्या मुसलमान, इन दोनों के बीच में ऑलरेडी झगड़ा चल रहा है। झगड़ा चलने का मेन कारण यह है कि म्यांमार से ही मारकर रोहिंग्या मुसलमान को भगाया गया था। अब क्योंकि वह बॉर्डर पे उसको बांग्लादेश रखे हुए है, तो अराकान आर्मी जो है वह बंगालियों को फिर से वहाँ से रोहिंग्याओं को मुसलमानों को मारना स्टार्ट करता है। अब जो रोहिंग्या मुसलमान एक जगह थे, अब वो भाग भाग कर जो कॉक्स बाजार है, बांग्लादेश का एक जो मेन इंपॉर्टेंट बाजार है कॉक्स बाजार, अब उसके अंदर वे सारे के सारे घुसने लगते हैं। और उधर से अराकान आर्मी बांग्लादेश के अंदर बहुत अच्छा सीमा कैप्चर कर लेती है। दूसरी साइड से एक सूत्रों के मुताबिक बताया जाता है कि अराकान आर्मी को कहीं ना कहीं चीन भी सपोर्ट करता है, और शायद भारत का भी, हम कंफर्म नहीं है, भारत का भी सपोर्ट होता है, क्योंकि वह रोहिंग्यन मुसलमानों को ठीक करके या बांग्लादेशियों को ठीक करने में अभी काम करने का काम कर रहे हैं। अब इससे होता क्या है? इससे होता ये है कि वहाँ के अब यूनुस सरकार उससे भी परेशान है, क्योंकि यूनुस सरकार जानते हैं कि हमको तो कुछ ही दिन का मेहमान है, हम तो यहाँ से चल ही जाएंगे जल्द से जल्द, तो जितना तबाही मचाना है मचा लेंगे। अब हम लोग थोड़ा बात जो है मेन मुद्दे पे, जैसे ही चीन के पास जाते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप मोहम्मद यूनुस से पहले से ही खाड़ खाए बैठे हुए हैं। वह तो जब आए थे उसी टाइम बोले थे कि ये जो फाइनेंस वाला जो यूनुस है वह कहाँ है बांग्लादेश वाला, तो उनसे और डोनाल्ड ट्रंप का पहले से ही 36 का आंकड़ा है। अब बांग्लादेश से जो आयात और निर्यात होता है वह क्या होता है? बांग्लादेश बनाता क्या है? बांग्लादेश मुख्य रूप से जो कपड़ा होता है वह सील कर मार्केट में भेजता है, ज़्यादातर अमेरिका और यूरोपियन कंट्री में ही भेजता है, क्योंकि वह कपड़ा ज़्यादा तौर पे बनाता है तो वहाँ प्रोडक्शन सस्ता पड़ता है, और वहीं से पूरे विश्व में, मतलब जो कपड़ा का जो मार्केट था वह उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त मार्केट था। अब हम दूसरी साइड देखना स्टार्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं अब जब चीन को जाते हुए देखे तो डोनाल्ड ट्रंप ने 35% का जैसे ही टैरिफ लगाया, और 10% का टैरिफ पहले से ही है। तो अभी ये जो आया है डोनाल्ड ट्रंप की ओर से, यह कंफर्म नहीं हो चुका है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वह 35% दोनों को मिलाकर लगाए हैं कि 35% अभी लगाए हैं और 10% पहले से, तो टोटल हो जाएगा 45%। अगर 45% टैरिफ हो जाता है बांग्लादेश के ऊपर तो इसको कपड़ा भेज पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यूनुस सरकार आने के बाद वहाँ से इकोनॉमिकली हालत ऑलरेडी बहुत ख़राब हो चुका है, और उसके बाद अगर 45% का और अगर टैरिफ लग गया तो वह मार्केट कहीं का नहीं बचेगा। अब इससे बचाने के लिए 2 ही काम बांग्लादेश कर सकता है। एक काम कर सकता है कि जो सेंट आइलैंड की जो मांग कर रहा है अमेरिका, या तो जाके उसको दे दें, तब वहाँ पे कुछ राहत हो सकती है, नहीं तो पूरी तरीक़ा से इकोनॉमिकली बिल्कुल ख़राब हो जाएगा बांग्लादेश का। अब इससे और क्या नुकसान हो सकता है, अगर आपके भी दिमाग विचार में कुछ आ रहा है तो आप हमें बिल्कुल साझा कीजिए। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।